जी विद्यार्थी, मैं डॉक्टर इकबाल सह आचार्य इतिहास भाग राजकीय महाविद्यालय झालावाड़। मध्यकालीन भारतीय इतिहास की डिजिटल कक्षा में आपका स्वागत है। आज मैं आपको पढ़ाने जा रही हूँ अकबर के काल में की गई उत्तर पश्चिमी प्रांत की विजय के बारे में और दक्षिण विजय के बारे में। अकबर के शासन काल में काबुल का शासक उसका सौतेला भाई हकीम मिर्जा था। 1566-67 ईस्वी में उसने पंजाब पर आक्रमण किया था, परंतु उसे विफल कर दिया गया था। 1581 ईस्वी में उसने पुणे भारत पर आक्रमण किया और उस समय बंगाल और बिहार में भी विद्रोह हो रहे थे और विद्रोही सरदार अकबर के स्थान पर हकीम मिर्जा को दिल्ली के सिंहासन पर बिठाने के लिए प्रतिबद्ध थे। अकबर की धार्मिक नीति से नाराज होकर कुछ मुल्ला मौलवी भी अकबर के विरुद्ध विद्रोह करना धार्मिक कर्तव्य बता रहे थे। अकबर के कुछ प्रतिष्ठित सरदार भी अकबर के खिलाफ हकीम मिर्जा से पत्र व्यवहार कर रहे थे। ऐसी स्थिति में विद्यार्थियों, हकीम मिर्जा को ऐसा लग रहा था कि उसे फ़ायदा मिल सकता है, परंतु जब वे सिंधु नदी पार करके लाहौर की तरफ बढ़ा, तभी उसने विपरीत परिस्थितियां देखी और उसने ये देखा कि पंजाब में उसे कोई मदद करने वाला नहीं है, उसे कोई सहायता नहीं मिल रही है। इसी बीच अकबर स्वयं भी उसका मुकाबला करने के लिए आगे बढ़ा। ऐसी स्थिति में हकीम मिर्ज़ा ने ये देखा कि अकबर की स्थिति भारत में मजबूत है और यहाँ से उसे कोई सहायता नहीं मिल सकेगी, तो वह पुनः काबुल लौट गया। अकबर ने राजा मानसिंह, जो कि आमेर के राजा थे, तो राजा मानसिंह को काबुल पर अधिकार करने के लिए भेजा और स्वयं भी धीरे धीरे उसी ओर बढ़ा। राजा मानसिंह ने काबुल पर अधिकार कर लिया और हकीम मिर्जा बिना युद्ध लड़े ही भाग गया। उसने अकबर की अधीनता स्वीकार करने का संदेश उसे भेजा गया, परंतु अकबर ने उससे व्यक्तिगत रूप से उपस्थित होने की मांग की, जिसे उसने स्वीकार नहीं किया। तब अकबर ने उसकी बहन बख्तुन्निसा बेगम को काबुल का सूबेदार बनाया और स्वयं वापस राजधानी लौट गया। अकबर के वापस आने पर हकीम मिर्जा भी काबुल पहुंच गया और उसने स्वयं शासन की देखभाल वह करने लगा, यद्यपि शासन उसकी बहन के नाम पर ही रहा। परंतु उसी वर्ष जुलाई 1581 ईस्वी में उसकी मृत्यु हो गई और अकबर ने काबुल को मुगल साम्राज्य में शामिल कर लिया और राजा मानसिंह को वहां का सूबेदार बनाया गया। तो इस प्रकार हम देखते हैं कि काबुल, जो कि उत्तर पश्चिमी सीमा प्रांत था, वह मुगल साम्राज्य का हिस्सा बन गया। इसके बाद आता है कश्मीर का नंबर। कश्मीर के शासक यूसुफ खान ने अकबर की अधीनता तो स्वीकार कर ली थी, परंतु वे स्वयं अकबर से भेंट करने नहीं आया था। इस कारण अकबर उससे संतुष्ट नहीं था। उसने कश्मीर को अपने साम्राज्य में सम्मिलित करने का निश्चय कर लिया। साथ ही कश्मीर का जो प्राकृतिक सौंदर्य है, उस पर भी आकर्षित होकर, उस पर रीझ कर अकबर उस पर अधिकार करने की मंशा रखता था। इसलिए अकबर ने 1586 ईस्वी में भगवंत दास के नेतृत्व में एक विशाल सेना कश्मीर भेजी। कश्मीर का शासक, जो कि यूसुफ खां था, उसने एक संधि के द्वारा अकबर की अधीनता स्वीकार कर ली और इस प्रकार 1586 ईस्वी में कश्मीर को मुगल साम्राज्य में शामिल कर लिया गया। इसके बाद सिंध क्षेत्र था और अकबर ने अब्दुल रहीम खान खाना को मुल्तान का सूबेदार बनाकर उसे सिंध को जीतने का उत्तरदायित्व सौंपा। 1591 ईस्वी में खान खाना ने सिंध पर आक्रमण किया। सिंध के शासक जानी बेग ने साहसपूर्वक मुगलों का मुकाबला किया, परंतु 2 युद्धों में उसकी पराजय हुई और उसने मुगल आधिपत्य को स्वीकार कर लिया। थट्टा और सैवान के किले तथा संपूर्ण सिंध मुगलों के अधिकार में चला गया। इसी के साथ साथ जो है कंधार को भी जीतने का प्रयास किया गया और भारत की सुरक्षा के लिए कंधार का भारत में होना बहुत आवश्यक था। इसलिए कंधार को मुगल साम्राज्य का अंग बनाए रखने का प्रयत्न सभी मुगल शासकों ने किया था। अकबर उस पर अपना शासन स्थापित करने के लिए बहुत उत्सुक था। 1595 ईस्वी में बिना युद्ध किए उसने कंधार को भी अपने साम्राज्य में मिला लिया। कंधार पर अधिकार करना विद्यार्थियों अकबर का गूढ़ राजनीतिज्ञ होने का परिचायक था, क्योंकि इससे उत्तर पश्चिमी भारत की सीमा सुरक्षित होती थी। इसके अलावा अकबर के द्वारा 1595 ईस्वी में मीर मासूम को बलूचिस्तान पर आक्रमण करने के लिए भेजा गया, जिसने उसी वर्ष सीधी के किले पर आक्रमण करके उसे जीत लिया। बलूचिस्तान से मुगलों ने
कंधार की सीमा तक के सभी भूक्षेत्र छीन लिए। इस प्रकार बलूचिस्तान मुगल साम्राज्य का भाग बन गया। उड़ीसा में कुतलुक खां ने अपने आप को स्वतंत्र शासक बना लिया था। उस समय राजा मानसिंह बिहार का सूबेदार था। 1590 ईस्वी में राजा मानसिंह ने उड़ीसा पर आक्रमण किया। तब तक कुतलुक खां की मृत्यु हो चुकी थी। उसके पुत्र निसार खां ने राजा मानसिंह का मुकाबला किया, परंतु पराजित होकर अंततः उसने आत्मसमर्पण कर दिया। उड़ीसा की जागीर उसी को दे दी गई, परंतु 1592 ईस्वी में विद्यार्थी उसने विद्रोह किया। इस बार राजा मानसिंह ने उसे पराजित करके भगा दिया और उड़ीसा को उसी वर्ष यानी 1592 ईस्वी में मुगल साम्राज्य में शामिल कर लिया। इसके अलावा मध्य एशिया और उत्तर पश्चिमी सीमांत के अन्य क्षेत्र को भी जीतने का प्रयास किया गया और मध्य एशिया में बदखशा बाबर के राज्य की सीमाओं में था। यद्यपि हुमायूं के शासनकाल में सुलेमान मिर्जा वहाँ का एक स्वतंत्र शासक की भांति वहाँ शासन करने लगा था, लेकिन अकबर के समय में जो है उसने इन क्षेत्रों को वापस जीतने का प्रयास किया गया। और साथ ही जो अकबर ने अब्दुल्ला खां के खुरासान के आक्रमण का समर्थन किया जो पर्शिया के अधीन था, जबकि अब्दुल्ला खां ने उस अफगानिस्तान की मुगलों की विरोधी जातियों को समर्थन न देने का आश्वासन दिया। इस प्रकार अकबर के शासनकाल में उज़्बेकों और मुगलों के संबंध ठीक रहे, यद्यपि दोनों शक्तियां एक दूसरे को संदेह की दृष्टि से अवश्य देखती रहीं। इस काल में हिंदू कुश पर्वतमाला दोनों राज्यों की विभाजन रेखा बनी रही। वहीं अफगानिस्तान और भारत के मध्य उत्तर पश्चिमी सीमा प्रांत पर विभिन्न कबायली जातियां रहती थी। ये जातियां स्वतंत्रता प्रेमी थी और इनकी जीविका का मुख्य साधन मार्ग पर जाते हुए व्यापारिक काफिलों को लूटना अथवा मैदानी भागों पर अचानक आक्रमण करके लूट मार करना था। अकबर ने इन्हें भी अपने अधिकार में करने का प्रयत्न किया। 1600 ईस्वी में रोशनिया कबीले के सरदार जलाल खां को गजनी के निकट मार दिया गया। यूसुफ जई भी मुगलों को बहुत परेशान कर रहे थे। अकबर ने एक बड़ी सेना राजा बीरबल और जैन खां के नेतृत्व में यूसुफ जई कबीले को दबाने के लिए भेजी। उस सेना पर धोखे से आक्रमण किया गया। उस लड़ाई में राजा बीरबल की मृत्यु हो गई। उसके पश्चात अकबर ने राजा टोडरमल और शहजादा मुराद के नेतृत्व में एक अन्य सेना भेजी जिसने यूसुफ जइयों को बुरी तरह पराजित किया, परंतु तब भी उत्तर पश्चिमी सीमा प्रांत में लूटपाट और उपद्रव होते रहे, यानी वह क्षेत्र अभी भी सुरक्षित नहीं था। इसके अलावा अकबर के शासनकाल में पुर्तगाली, अंग्रेज और डच भारत में पहुंच गए थे, परंतु 16वीं सदी में भारतीय समुद्र तट पर पुर्तगाली ही महत्वपूर्ण थे। अंग्रेजों और डचों को इस सदी में कोई व्यापारिक सुविधा प्राप्त नहीं हुई। पुर्तगालियों ने गोवा, चोल, बम्बई तथा निकट के समुद्र तट पर अपना प्रभाव अवश्य स्थापित कर लिया था। अकबर के दरबार में उन्होंने समय समय पर ईसाई पादरी भेजे, चर्च स्थापित करने की आज्ञा ली और अकबर को ईसाई धर्म में परिवर्तित करने का भी उन्होंने प्रयत्न किया, परंतु अच्छे संबंधों के अलावा पुर्तगाली अन्य कोई भी लाभ प्राप्त नहीं कर सके। अब विद्यार्थियों, हम आगे बढ़ेंगे कि अकबर के काल में दक्षिण भारत की विजय किस प्रकार की गई, और ये समय था 1595 से लेकर 1601 ईस्वी तक। इस समय दक्षिण के जो शिया राज्य थे उनमें आपस में फूट थी तथा उनकी सैन्य शक्ति भी बहुत कमजोर थी। अकबर ने ऐसी स्थिति में दक्षिणी भारत को अपने अधीन लाने का प्रयास किया। आक्रमण से पहले अकबर ने इन शिया राज्यों को अपनी अधीनता स्वीकार करने का संदेश भेजा, जिसे खानदेश के शासक अली खान ने स्वीकार किया, परंतु बीजापुर, अहमदनगर तथा गोलकुंडा के शासकों ने उसकी अधीनता को स्वीकार करने से इनकार कर दिया। ऐसी स्थिति में अकबर ने एक आदेश दिया जिसमें अब्दुल रहीम खान काना तथा शहजादा मुराद को अहमदनगर पर आक्रमण करने के लिए भेजा गया। उन दोनों की जो संयुक्त सेना थी उसने अहमदनगर के किले को घेर लिया। अहमदनगर का जो शासक था वो अल्पवयस्क था और उसकी माता चांद बीबी उसकी संरक्षिका थी। उसने डटकर मुगल सेना का सामना किया, लेकिन अंततः उसे पराजित होना पड़ा और संधि करनी पड़ी। अहमदनगर के शासक ने मुगलों की सत्ता स्वीकार कर ली तथा बरार का प्रदेश मुगलों को दे दिया गया। कुछ सालों बाद चांद बीबी का वध भी हो गया। उधर संधि भंग होने के कारण मुगल सेनाओं ने अहमदनगर पर अधिकार कर लिया
तथा वहां के शासक को बंदी बनाकर ग्वालियर भेज दिया गया। खानदेश के शासक अली खां की मृत्यु के बाद उसके पुत्र मीरा बहादुर ने मुगलों के विरुद्ध विद्रोह कर दिया। अतः मुगलों ने खानदेश के विख्यात दुर्ग असीरगढ़ को घेर लिया। असीरगढ़ का आक्रमण अकबर का महत्वपूर्ण तथा अंतिम आक्रमण था। असीरगढ़ व्यापारिक दृष्टि से महत्वपूर्ण स्थान था। मुगल सेनाओं को 6 महीने तक इस किले का घेरा डालना पड़ा। अंत में 1601 ईस्वी में अकबर ने उसके किलेदार को रिश्वत देकर इसे जीत लिया। असीरगढ़ की विजय बाबर की महानता पर एक दाग समझा जाता है। ये विजय अकबर की अंतिम विजय थी। इस प्रकार, और इसके अलावा दक्षिण के जो 2 और राज्य थे, बीजापुर, गोलकुंडा, उनके ऊपर अकबर के काल में कोई आक्रमण नहीं किया गया। तो विद्यार्थियों, अकबर के इन सारे विजय अभियानों के बाद अकबर की जो साम्राज्य विस्तार है वो काफ़ी विस्तृत हो चुका था और अकबर की जो मृत्यु है वह 1605 ईस्वी में हो गई। उसकी मृत्यु के समय उसका साम्राज्य बहुत विशाल था, जो हिंदू कुश से लेकर आसाम एवं उड़ीसा तक और कश्मीर तथा हिमालय से बलूचिस्तान, सिंध एवं गुजरात तक फैला हुआ था। यानी उत्तर दिशा में जो है ये हम देख सकते हैं, पश्चिम उत्तर में ये है कश्मीर तथा हिमालय से, दक्षिण में जो है बलूचिस्तान, सिंध और गुजरात तक फैला हुआ था। इसके अलावा अहमदनगर, खानदेश और बरार तथा गोंडवाना पर भी अधिकार था। विद्यार्थियों, आप एक मानचित्र जो है स्क्रीन पर देख रहे होंगे, इसमें आप देखेंगे कि अकबर का जो राज्य है उसमें गजनी, कंधार, अहकाम, कश्मीर, लाहौर, मुल्तान, दिल्ली, जयपुर, आगरा, जोधपुर, अजमेर, मालवा, गुजरात में अहमदाबाद, अहमदनगर, गोंडवाना, बिहार, अवध और इलाहाबाद, यानी उत्तर भारत का एक विस्तृत क्षेत्र और साथ ही उत्तर पश्चिम भारत का एक विस्तृत क्षेत्र जो है उसके साम्राज्य का हिस्सा था। जबकि दक्षिण में मात्र बीजापुर, गोलकुंडा, पालीगढ़ और मदुरा नामक रियासतें जो हैं अभी स्वतंत्र थी। तो इस प्रकार हम देखते हैं कि उत्तर, दक्षिण और उत्तर पश्चिमी भारत के जो प्रमुख राज्य थे वो अकबर के शासनकाल में मुगल साम्राज्य का हिस्सा बन चुके थे। और इस प्रकार हम देखते हैं कि अकबर ने इन राज्यों को जीतकर राजनीतिक एकीकरण का प्रयास किया और उसके इसी एकीकरण की प्रक्रिया को आगे हम देखेंगे जहांगीर, शाहजहां और औरंगजेब के द्वारा आगे बढ़ाया गया। तो इस प्रकार अकबर जो है एक महान शासक तो था ही जिसे राष्ट्रीय एकीकरण का श्रेय दिया जाता है, और साथ ही उसने अपनी जो है दूरदर्शिता और साथ ही राजनीतिज्ञता के बल पर, कूटनीति के बल पर बहुत सारे युद्ध जो है बिना लड़े उसने जीत लिए और अपनी शक्ति के बल पर अपने प्रतिद्वंदी कमजोर शासकों को अधीनता स्वीकार करने के लिए बाध्य कर दिया। तो विद्यार्थियों, ये है अकबर का राजनीतिक विस्तार और एकीकरण। और अगले चरण में हम देखेंगे कि अकबर के द्वारा जो है किस प्रकार और जो है धार्मिक नीति या जो उसकी राजपूत नीति है वो उनकी पॉलिसीज क्या रही, उनकी हम चर्चा करेंगे। धन्यवाद।